इस चर्चा में स्वागत है। आज हम 2025 में हैदराबाद की रियल एस्टेट बाजार की पड़ताल कर रहे हैं। हमारे सामने कई स्रोत हैं, कुछ लेख, शोध पत्र और नोट्स भी हैं जो इस बाजार की मौजूदा उथल-पुथल पर काफी रोशनी डालते हैं। हमारा इरादा है कि इन स्रोतों से मिली जानकारी को जरा खंगालें, समझें कि हैदराबाद के प्रॉपर्टी सेक्टर में आखिर चल क्या रहा है। बिक्री क्यों गिरी है? बिना बिके घरों का इतना बड़ा ढेर क्यों लग गया? ये जो वित्तीय गड़बड़ियों की खबरें आ रही हैं वो क्या हैं? और हाँ, सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है? तो चलिए परत दर परत इसे खोलते हैं और शुरुआत करते हैं एक ऐसे आंकड़े से जो शायद चौंका दे। 2025 की पहली तिमाही में, मतलब साल के पहले 3 महीनों में हैदराबाद में घरों की बिक्री पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 49% तक गिर गई। 49%। बिल्कुल। यहाँ सबसे दिलचस्प और कहूंगी चिंताजनक बात यही है, हैदराबाद का बाजार जो कुछ समय पहले तक रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा था, अब अचानक इतनी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये 49% की गिरावट, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि बाजार में कुछ अहम बुनियादी दिक्कतें आ गई हैं और ये स्थिति जो है ये कई आपस में जुड़ी हुई समस्याओं का नतीजा है। बिक्री का एकदम से ठप पड़ना, बिना बिके मकानों का अंबार और हाँ, कुछ गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का सामना आना भी। ऐसा लगता है कि वो जो तेजी थी वो अब थम सी गई है और खरीदार जैसे किनारे खड़े होकर बस देख रहे हैं। आंकड़े वाकई बहुत कुछ कह रहे हैं और कहानी तो काफी चिंताजनक लग रही है। जैसा हमने सुना, Q1 में 49% की भारी गिरावट, पर ये सिलसिला यही नहीं रुका है ना। जुलाई 2025 के आंकड़े देखें तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पिछले साल जुलाई के मुकाबले 30% कम हुआ है। सिर्फ 6128 यूनिट्स ही रजिस्टर हुई। ये भी तो एक बड़ा संकेत है कि लेन देन काफी धीमा पड़ गया है। हाँ बिल्कुल। और फिर साल की तीसरी तिमाही यानी Q3 2025 पर नजर डालें तो कहानी और साफ हो जाती है। बाजार में नए घरों की सप्लाई, मतलब नए प्रोजेक्ट्स का आना, वो 38% कम हो गया है। डेवलपर्स शायद नया माल लाने से हिचकिचा रहे हैं। हाँ, शायद डरे हुए हैं। और बिक्री, वो भी पिछले साल की इसी तिमाही से 11% नीचे चली गई है। हाँ। तो ये कोई एक तिमाही की बात नहीं, ये एक लगातार चलने वाला नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है। सही कहा। अगर हम इन अलग अलग आंकड़ों को जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है और वो तस्वीर है लगातार कई तिमाहियों से बिक्री और सप्लाई दोनों में गिरावट की। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये बाजार की नब्ज है जो बता रही है कि सेहत ठीक नहीं है। सप्लाई कम होना शायद ये डेवलपर्स की सावधानी दिखाता है, जैसा आपने कहा, लेकिन बिक्री का लगातार गिरना ये साफ तौर पर खरीदारों के घटते भरोसे और शायद उनकी खरीदने की क्षमता पर असर का संकेत है। जब सप्लाई और बिक्री दोनों एक साथ गिर रही हूँ तो ये बाजार के ओवरऑल हेल्थ पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये एक तरह का गतिरोध है। और बिक्री में इस गिरावट के साथ साथ एक और पहाड़ जैसी समस्या खड़ी हो गई है, बिना बिके घरों का अंबार। ये आंकड़ा तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। बताया जा रहा है कि हैदराबाद में अब लगभग 98,000 घर 98,000 हाँ 98,000 घर बिना बिके पड़े हैं। अंदाजा लगाइए, ये पिछले सिर्फ 5 सालों में 177% की बढ़ोतरी है। 177%। मतलब 5 साल पहले जितने घर खाली थे, अब उससे लगभग 3 गुना ज्यादा घर खाली पड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा बोझ है। जाहिर है, यहाँ एक और पहलू है जो ध्यान खींचता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि शायद महंगे लग्जरी घर ज्यादा नहीं बिक रहे होंगे, लेकिन हमारे स्रोतों के अनुसार यहाँ मामला थोड़ा अलग है। 40 लाख रुपए से कम कीमत वाले घर, जिन्हें हम अफोर्डेबल हाउसिंग कहते हैं, हाँ, सस्ते घर, उस सेगमेंट में भी बिना बिके यूनिट्स बढ़ी हैं। ये बात इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि देश भर में तो आमतौर पर इस सेगमेंट में मांग सबसे ज्यादा मानी जाती है ना। बिल्कुल, ये ट्रेंड के उलट है। तो अगर सस्ते घर भी नहीं बिक रहे हैं तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सस्ते घर ही मुश्किल में है। दूसरी तरफ 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाली लग्जरी प्रॉपर्टीज की बात करें तो उनमें भी बिना बिके इन्वेंट्री पिछले साल से 6% बढ़ी है। अच्छा, तो ऐसा लगता है कि यह समस्या किसी एक सेगमेंट तक सीमित नहीं बल्कि पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले चुकी है, चाहे वो किफायती कारों या आलीशान विला। ये स्थिति कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है।
सबसे पहला और साफ संकेत तो यही है कि बाजार में ओवर सप्लाई हो गया है। मतलब जरूरत से ज्यादा आपूर्ति हो गई है और मांग उसके मुकाबले काफी कम है। मांग और आपूर्ति के बीच का ये जो असंतुलन है वो बहुत गहरा हो गया है। जब इतने सारे घर बाजार में खरीदार का इंतजार कर रहे हों तो इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ना लाजमी है। कीमतें या तो स्थिर हो जाएंगी या शायद डेवलपर्स पर दबाव बनेगा कि वो दाम कम करें। चिंता की बात है। पारंपरिक रूप से ये सेगमेंट बाजार को एक आधार देता है क्योंकि इसमें नौकरी पेशा मध्यम वर्ग के खरीदारों की लगातार मांग बनी रहती है। अगर ये सेगमेंट भी जूझ रहा है तो ये बाजार की कहीं ज्यादा गहरी और व्यापक समस्याओं की ओर इशारा करता है। शायद लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो गई है, या ब्याज दरें ज्यादा हैं, या नौकरियों को लेकर असुरक्षा है। कई कारण हो सकते हैं। बिल्कुल। वहीं लग्जरी सेगमेंट में बढ़ोतरी बताती है कि ऊंचे दाम वाले खरीदार या तो बेहतर डील का इंतजार कर रहे हैं या शायद अपना पैसा रियल एस्टेट के बजाय कहीं और लगाना ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं। ये 98,000 खाली घर सिर्फ कंक्रीट की इमारतें नहीं, ये डेवलपर्स के लिए भारी वित्तीय बोझ भी हैं। उनको इनके रखरखाव और कर्ज पर ब्याज का खर्च उठाना पड़ रहा है। सही बात है। तो ये बिक्री में गिरावट और बिना बिके घरों के संकट के अलावा एक और गंभीर पहलू है जो हैदराबाद की रियल एस्टेट बाजार की जैसे नींव हिला रहा है, और वो है वित्तीय गड़बड़ियों के मामले। हाल ही में साहित्य इंफ्रा नाम की एक रियल एस्टेट फर्म का मामला काफी सुर्खियों में रहा है। हाँ, मैंने भी सुना है। आरोप बेहद गंभीर हैं। बताया जा रहा है कि कंपनी ने घर खरीदारों से बुकिंग और एडवांस के तौर पर जमा किए गए लगभग 853 करोड़ रुपयों का कथित तौर पर दुरुपयोग किया। यानी जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया गया उसे बहाना लगाकर कहीं और इस्तेमाल कर लिया गया। बाप रे। इसमें और भी चिंताजनक बात ये सामने आई है कि लगभग 214 करोड़ रुपए का लेन देन नकद में हुआ है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा। मामला इतना गंभीर है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी उन्होंने भी फॉर्म के प्रमोटर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी इन्वॉल्व हो गई है। हाँ, उनके खिलाफ पीएमएलए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है। ये सिर्फ एक कंपनी का मामला नहीं लगता, ये तो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। इस तरह की घटनाएं किसी जलजले से कम नहीं होती, खासकर खरीदारों के भरोसे के लिए। सोचिए, लोग अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई, अपनी सारी बचत एक घर खरीदने के सपने में लगाते हैं, और जब ऐसी खबरें आती हैं कि उनका पैसा सुरक्षित नहीं है या उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो उनका सिर्फ उस डेवलपर से नहीं बल्कि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर से ही विश्वास उठ सकता है। हाँ, ये भरोसे का संकट पैदा करता है जो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। और ऐसी एक घटना का असर सिर्फ उसी कंपनी या प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रहता, ये एक तरह का संक्रामक प्रभाव डाल सकता है, मतलब कंटेजन इफेक्ट। दूसरे ईमानदार डेवलपर्स के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि खरीदार ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, हर प्रोजेक्ट को शक की निगाह से देखने लगते हैं, ज्यादा दस्तावेज मांगते हैं और पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचते हैं। हाँ, वो डर जाते हैं। बिल्कुल। इस तरह की वित्तीय गड़बड़ियां बाजार में पहले से मौजूद मंदी को और गहरा कर सकती हैं, क्योंकि ये भरोसे के उस धागे को तोड़ देती है जिस पर पूरा बाजार टिका होता है। बिक्री और धीमी हो जाती है, प्रोजेक्ट्स में देरी हो सकती है और पूरी रिकवरी प्रक्रिया वो लंबी खिंच सकती है। तो एक तरफ बिक्री गिर रही है, बिना बिके घर बढ़ रहे हैं, और ऊपर से ये वित्तीय गड़बड़ियों के मामले भरोसे को और कमजोर कर रहे हैं। जी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार या प्रशासन स्थिति को देख रहा है? क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं? हमारे स्रोतों से पता चलता है कि हाँ, कुछ पहल जरूर हो रही हैं या विचाराधीन है। अच्छा, जैसे कि? एक बात सामने आई है कि तेलंगाना सरकार कुछ कानूनों में बदलाव करने की योजना बना रही है। खासतौर पर भारतीय स्टैंप अधिनियम और पंजीकरण अधिनियम में संशोधन पर विचार किया जा रहा है। इसका मकसद बताया जा रहा है कि जब बैंक या वित्तीय संस्थान किसी प्रॉपर्टी को नीलाम करते हैं, शायद लोन न चुका पाने की वजह से, तो उस नीलामी से होने वाले राजस्व का, मतलब स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का नुकसान सरकार को ना हो। रेवेन्यू लीकेज रोकना चाहते हैं। हाँ, लगता तो यही है। सरकार शायद ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उसे उसका हिस्सा मिलता रहे, चाहे प्रॉपर्टी सामान्य तरीके से बिके या नीलामी से। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई है जिसका जिक्र मिलता है। हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति संरक्षण एजेंसी HYDRA, ये एक सरकारी एजेंसी है। उसने हाल ही में एक बड़ा अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवाया है।
अच्छा, इंक्रोचमेंट ड्राइव। हाँ, बताया जा रहा है कि इस अभियान में 923 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन वापस हासिल की गई है, जिस पर अवैध कब्जा था। अनुमान है कि इस जमीन की कीमत लगभग 50,000 करोड़ है। 50,000 करोड़? हाँ, ये सरकारी संपत्ति को सुरक्षित करने और शायद भविष्य के विकास के लिए संसाधन जुटाने की दिशा में एक बड़ा कदम लगता है। ये दोनों कदम सरकार की तरफ से स्थिति को संभालने के प्रयास तो लगते हैं, लेकिन इनके इरादे और असर शायद अलग-अलग हो सकते हैं। स्टैंप और पंजीकरण अधिनियम में संशोधन का मुख्य उद्देश्य, जैसा आपने कहा, शायद सरकारी खजाने को मजबूत करना है, खासकर ऐसे समय में जब प्रॉपर्टी बाजार धीमा है और लोन डिफॉल्ट के मामले बढ़ सकते हैं। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि राजस्व का रिसाव ना हो। हालांकि ये देखना होगा कि इस संशोधन का बाजार पर क्या असर पड़ता है। क्या यह कदम बाजार की मूल समस्याओं यानी मांग की कमी और भरोसे के संकट को दूर करेगा? शायद सीधे तौर पे नहीं। हाँ, शायद सीधे तौर पर नहीं, बल्कि अगर इन संशोधनों से प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की प्रक्रिया महंगी या जटिल होती है तो ये खरीदारों को और हतोत्साहित कर सकता है। तो इसके नफा नुकसान का सावधानी से आकलन करना होगा। सही। दूसरी तरफ HYDRA द्वारा सरकारी जमीन वापस लेना ये एक अच्छा प्रशासनिक और शासन संबंधी कदम है। इससे सरकारी संपत्ति सुरक्षित होती है और भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर या अन्य सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध हो सकती है। लेकिन इसका मौजूदा रियल एस्टेट बाजार की मंदी पर कोई तत्काल या सीधा सकारात्मक असर पड़ेगा, ऐसा कहना मुश्किल है। हाँ, ये लॉन्ग टर्म का मामला लगता है। बिल्कुल, ये एक लंबी अवधि की रणनीति का हिस्सा ज्यादा लगता है, जिसका फायदा शायद बाद में दिखे। ये कदम महत्वपूर्ण है, लेकिन शायद बाजार की तुरंत मदद करने के लिए पर्याप्त न हो। तो अगर हम पूरी स्थिति को संक्षेप में देखें तो तस्वीर काफी जटिल नजर आती है। हैदराबाद का रियल एस्टेट बाजार 2025 में कई मोर्चों पर एक साथ संघर्ष कर रहा है। हमने देखा कि बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जो देश में सबसे तेज है, 49%। हाँ, बिना बिके घरों का अंबार लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 सालों में 177% की बढ़ोतरी। और ये समस्या सिर्फ महंगे घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा चिंताजनक रूप से सस्ते घरों के सेगमेंट को भी प्रभावित कर रही है, जिससे खरीदारों का भरोसा बुरी तरह डगमगा गया है। इन गंभीर चुनौतियों के बीच सरकार कुछ कदम उठा रही है, जैसे राजस्व सुरक्षा के लिए कानूनों में संशोधन की योजना और अतिक्रमण हटाकर सरकारी जमीन वापस लेना। लेकिन इन कदमों का बाजार की मुख्य दिक्कतों पर कितना और कब असर होगा, ये अभी देखना बाकी है। इन सभी कारकों का मिला जुला असर ही वो चुनौतीपूर्ण माहौल बना रहा है जिसका सामना हैदराबाद का प्रॉपर्टी बाजार आज कर रहा है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इसका आम खरीदार या निवेशक के लिए क्या मतलब है? ऐसा लगता है, और शायद ज्यादातर विशेषज्ञ भी यही कहेंगे, कि बाजार में एक करेक्शन या सुधार का दौर लगभग तय है, बल्कि शायद शुरू भी हो चुका है। वो जो बेतहाशा तेजी हमने पिछले कुछ सालों में देखी थी, वो अब थम गई है। कीमतें शायद स्थिर हों या कुछ सेगमेंट में थोड़ा नर्म भी पड़ सकती हैं। हाँ, नरमी आ सकती है। कम से कम वैसा उछाल अब देखने को नहीं मिलेगा। अब सवाल ये है कि बाजार की रिकवरी, मतलब स्थिति का वापस पटरी पर आना, कब और कैसे होगा? ये कई बातों पर निर्भर करेगा। सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है खरीदारों के विश्वास की बहाली। बिल्कुल, ट्रस्ट। हाँ, जब तक लोगों को यह भरोसा नहीं होगा कि उनका पैसा सुरक्षित है और उन्हें सही कीमत पर सही चीज मिल रही है, तब तक वो बड़ा निवेश करने से कतराएंगे। जी, इसके लिए पारदर्शिता बढ़ानी होगी और रेगुलेशन को मजबूत करना होगा। रेरा को और सख्त होना पड़ेगा शायद। इसके अलावा नियमों में स्पष्टता और स्थिरता भी बहुत जरूरी है। अगर नियम बार बार बदलते हैं तो अनिश्चितता बढ़ती है। और हाँ, डेवलपर से जुड़े वित्तीय मुद्दों जैसे साहित्य इंफ्रा जैसे मामलों का तेजी से और सख्ती से समाधान होना भी महत्वपूर्ण होगा, ताकि पूरे सेक्टर की छवि सुधर सके और लोगों का भरोसा लौट सके। हाँ, एक्शन दिखना चाहिए। ये सब मिलकर ही रिकवरी का रास्ता बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये रिकवरी कोई सीधी रेखा में नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन अचानक सब कुछ ठीक हो जाएगा और पूरा बाजार एक साथ ऊपर उठने लगेगा। ये रिकवरी संभवतः असमान होगी, मतलब अनइवन।
अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग? हाँ, अलग अलग सेगमेंट जैसे सस्ते घर, मध्यम वर्ग के लिए घर या लग्जरी विला अलग अलग गति से ठीक हो सकते हैं। हो सकता है कि किफायती घरों की मांग जल्दी लौटे क्योंकि वहां जरूरत ज्यादा होती है, जबकि लग्जरी सेगमेंट को उभरने में ज्यादा समय लगे, या शायद उल्टा हो। ये बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रियल एस्टेट बाजार अकेले काम नहीं करता। बाहरी आर्थिक कारक, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इसकी रिकवरी में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण है ब्याज दरें। अगर रिजर्व बैंक ब्याज दरें कम करता है तो होम लोन सस्ता होगा, जिससे लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ेगी और मांग को प्रोत्साहन मिल सकता है। ओके, इंटरेस्ट रेट। दूसरा बड़ा कारक है रोजगार की स्थिति। अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है, नौकरियां सुरक्षित है और लोगों की आय बढ़ रही है, तो वे घर जैसा बड़ा निवेश करने का आत्मविश्वास महसूस करेंगे। जॉब मार्केट। हाँ, और तीसरा है देश का समग्र आर्थिक माहौल और विकास दर। ये सभी कारक मिलकर तय करेंगे कि हैदराबाद का रियल एस्टेट बाजार कितनी जल्दी, किस हद तक और कितने टिकाऊ तरीके से इस मुश्किल दौर से उभर पाता है। ये सब तो हुई मौजूदा स्थिति, चुनौतियों और निकट भविष्य में रिकवरी की संभावनाओं की बात। लेकिन आज की इस चर्चा से परे एक विचारणीय प्रश्न मन में आता है, जिस पर शायद हमें और सोचना चाहिए। हमने देखा कि सरकार राजस्व और जमीन जैसे मुद्दों पर ध्यान दे रही है और वित्तीय गड़बड़ियों के मामले भी जांच के दायरे में आ रहे हैं। हाँ, तो क्या ये संभव है कि ये जो मौजूदा संकट है, ये अपनी तमाम तकलीफों और परेशानियों के बावजूद अनजाने में ही सही हैदराबाद के रियल एस्टेट बाजार के लिए एक उत्प्रेरक का काम करे, एक कैटलिस्ट? दिलचस्प सवाल है। क्या इस संकट के दबाव में बाजार की बुनियादी संरचना, फंडामेंटल स्ट्रक्चर और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी में कोई ऐसा दीर्घकालिक, मतलब लंबे समय तक टिकने वाला सकारात्मक बदलाव आ सकता है? मतलब सिस्टम में सुधार? हाँ, क्या ये मंदी भविष्य के लिए एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा रेगुलेटेड और ज्यादा पारदर्शी प्रणाली की नींव रख सकती है, जहां खरीदारों के हितों की बेहतर सुरक्षा हो? ये सोचना दिलचस्प होगा कि क्या इस अंधेरे के बाद एक ज्यादा उजला भविष्य इंतजार कर रहा है। उम्मीद तो यही करनी चाहिए। बिल्कुल। खैर, आज की इस गहन पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं।